आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1519 करोड़ रुपए की बहुप्रतीक्षित ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर बनने से यातायात सुगम हो जाएगा और लोगों का सफर तेज और आसान होगा। ये परियोजना लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई पहचान और मजबूती देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे जनता को समर्पित किया है। झूलेलाल पार्क में लोकार्पण समारोह हुआ। यूपी सरकार के कई मंत्री और भाजपा पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। यह ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है। पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और सरदार अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां पर प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर की यात्रा भी 35 से 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह नया अध्याय होगा। डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं है। लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कॉरिडोर मामले पर तंज कसते हुए कहा कि ये कॉरिडोर ऐसा बने कि लखनऊ में जाम न लगे। डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है। बहुत बधाई। ये कॉरिडोर ऐसे बने कि लखनऊ में जाम न लगे। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो तो प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ और अच्छा हो, यहाँ पर जाम की समस्या ना हो। हमें उम्मीद है कि जो कैंटोनमेंट का जो है एक सड़क, कभी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि 6 लेन और 8 लेन के लिए डिफेंस से परमिशन मिल जाए। हमें उम्मीद है कि डिफेंस मिनिस्टर उसकी परमिशन दिलवा देंगे और जिस तरह ग्रीन कॉरिडोर बना है उससे और अच्छी सड़क बनाएं। डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं अच्छा बनाना चाहते। नहीं, धंसने की वो बात इसलिए नहीं करेंगे, मानक से नहीं बनती कोई चीज। ये ग्रीन कॉरिडोर रास्ता साफ नहीं देगा, लोगों को जाम में उलझा देगा। अब देखिए NHAI की सड़क बनी है, मान लीजिए लखनऊ कानपुर की, दाएं हाथ जाने के लिए आपको कितना रुकना पड़ेगा? 2 कट है दाएं हाथ के। अगर आपको उसका डिजाइन का पार्ट बना देते जिससे उन कटों को भी आसानी से ट्रैफिक गुजर जाता।
उत्तर प्रदेश सरकार के वीवीआईपी बेड़े में एक नया अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इसी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और अयोध्या पहुंचे। करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत वाला यह हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक और मजबूत सुरक्षा सिस्टम से लैस है। इसमें 2 पायलट के साथ 15 लोगों के बैठने की क्षमता है और ये लगभग 278 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सरकार का कहना है कि नए हेलीकॉप्टर के शामिल होने से वीवीआईपी यात्रा के साथ साथ प्रशासनिक और आपातकालीन कार्यों में भी तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर कोई वितरक एजेंसी या वितरक व्यक्ति कालाबाजारी और जमाखोरी करता पाया गया, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में आमजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद सत्र में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम घबराहट नहीं फैला रहे हैं, सिर्फ सरकार से पूछ रहे हैं कि हालात से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज़ के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। जिनके घरों में शादियां हैं उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी ने कहा कि पारदर्शी वित्तीय नीतियों और बेहतर संसाधन प्रबंधन के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और विकास की गति लगातार तेज हो रही है। उत्तराखंड को हाल के वर्षों में वित्तीय प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन एवं गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणीय राज्य के रूप में मान्यता मिली है। नीति आयोग की कुछ दिन पूर्व प्रकाशित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में रिपोर्ट 2023-24 में पुनः उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा गया है। रिपोर्ट में उत्तराखंड को उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों की श्रेणियों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग मुख्यतः राजस्व बढ़ोतरी, व्यय की गुणवत्ता, डेफिसिट मैनेजमेंट एवं ऋण प्रबंधन में सुधार का द्योतक है। अरुण जेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भोपा बाईपास पर बने आधुनिक निरीक्षण भवन का लोकार्पण किया गया है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। करीब 211 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन में 8 AC कमरे और मीटिंग हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ठहरने के लिए ये भवन तैयार किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। देखिए, इस समय हम मुजफ्फरनगर में अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो भी प्रयास हमने अपने क्षेत्र के लिए किए, उन सब के लिए सहृदयता के साथ धन आवंटित करने का काम करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो गेस्ट हाउस वर्तमान में था, वो बहुत ही प्राचीन अंग्रेजों के समय का था और बहुत ही छोटा भी है। बहुत दिक्कत, कोई VIP आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, कोई मीटिंग होती है, अधिकारी होते हैं, हम भी होते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। एक बड़ा गेस्ट हाउस ये लगभग 6000 स्क्वायर मीटर में ये बना है, जिसमें 4 सूट इसके अंदर है, एक मीटिंग हॉल है और 4 सूट का प्रस्ताव भी और भेजा हुआ है, ऊपर बनेगा। लेकिन वर्तमान में 4 सूट्स, एक हॉल, मीटिंग हॉल और एक शानदार जगह पार्किंग की। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के एकदम आउटर पर है, यानी शहर से लगा हुआ भी है, तो आउटर पर भी है, यानी बाहर से आने वाले अतिथि VIPs बाहर से बाहर आ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और शहर की सीमा में एकदम बिल्कुल आता हुआ और बहुत ही शानदार ये गेस्ट हाउस बन पाया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, PWD के डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत जल्दी इसको बना करके जनता को समर्पित करने का काम किया। मुजफ्फरनगर के खतौली में 1.5 साल के मासूम से दुष्कर्म के आरोपी कुलयुगी मामा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस चेकिंग के दौरान गिरता देख उसने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी टिंकू पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके बाद में उसे हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। वो संदिग्ध हालत में था, तो वो भाग गया साइड वाली रोड पे।
आगे जाकर के उसको फिर रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। जब घायल अवस्था में पुलिस उसके पास पहुंची तो उसने अपना नाम टिंकू बताया, पुत्र ईश्वर, और उसके द्वारा बताया गया कि आज ही थाना खतौली क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसी का ये अभियुक्त है, इसलिए वो पुलिस को देख के भाग रहा था। जो अपराधी को गोली लगी थी उसे मेडिकल सहायता हेतु अस्पताल भेज दिया गया है और इसके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस प्राप्त किए गए हैं। आगे खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। वाराणसी में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 1300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर के 46 परीक्षा केंद्रों पर करीब 77,000 अभ्यर्थी 4 पालियों में परीक्षा देंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और ढाबों की भी जाँच की जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर 14 और 15 मार्च को क्या विशेष तैयारी वाराणसी में की गई है, उसे जानने के लिए हमारे साथ अपर पुलिस उपायुक्त नीतू कात्यान मैम है साथ में। वो पूरी जानकारी देंगी कि क्या परीक्षा को लेकर किस प्रकार से वाराणसी में तैयारी की गई है। मैम, सबसे पहले मुंशी टीवी में आपका स्वागत है। किस प्रकार की तैयारी की जा रही है और जो छात्र आएंगे बाहर से उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी मैम? देखिए, सबसे पहले तो वरुणा जोन में 13 टोटल सेंटर्स हैं जिसमें करीबन 6,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और सबसे पहले तो सेंटर्स पे जो भी ड्यूटी लगाई गई हैं जिसमें कि पेपर्स को रखने के लिए स्ट्रांग रूम जिला स्तर पे है, वो चिन्हित करके वहां पर गार्ड लगाई गई है ताकि इंटेग्रिटी जो पेपर की है वो बनी रहे। उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन के रूट हैं उनको ट्रैफिक अवमुक्त किया जाएगा ताकि समय से पेपर्स पहुंच सके और बच्चों को मिल सके। उसके बाद जो रेलवे स्टेशंस हैं और तमाम हमारे बस स्टॉप्स हैं जहां से ज्यादातर बच्चों के आने की आशंका है, वहां पर भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि अपने गंतव्य तक बच्चे ठीक से पहुंच चुके और धर्मशाला और बाकी रेस्ट हाउसेस को भी ठहरने की व्यवस्था के लिए बताया गया। होटल में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? मैं होटल को किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए, प्राइसेस के लिए ऑल्दो ये प्रशासन का काम है प्राइसेस कंट्रोल, रेट्स कंट्रोल रखना, लेकिन उसके अलावा भी जो चैरिटी बेसिस पे जो हमारी तमाम धर्मशालाएं चलती हैं और जो स्कूलों के नजदीक हैं या कोई और स्कूल और कॉलेज जो परीक्षा के स्कूल के पास हो, वहां भी बच्चों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये देखिए, परीक्षा को लेकर 14 और 15 तारीख को जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और जाम के लिए भी प्रशासन की पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त मानी जा रही है। वाराणसी से मैं पंकज तिवारी, मुंशी टीवी। सीतापुर सदर तहसील सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जनसुनवाई की है। इस दौरान घरेलू हिंसा और जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुजीता कुमारी ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन्हें इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ जनसुनवाई में मैं बैठी हूँ और अभी तक जो केसेज आए हैं वो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद के केसेज आए हैं और मैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो सोच है आधी आबादी के आगे आत्मनिर्भर बनने के लिए, मैं उनको आधी आबादी की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना अच्छा सोच, और उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो भी महिलाएं आज के डेट में आत्मनिर्भर नहीं है उनको आत्मनिर्भर। बदायूं के दातागंज इलाके में एचपीसीएल के एथेनॉल प्लांट में दिन दहाड़े 2 अधिकारियों की हत्या से सनसनी फैल गई है। प्लांट के प्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता और हर्षित मिश्रा को आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि नौकरी से हटाए जाने की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पूरे मामले की जाँच जारी है। थाना मूसाझाट के सैजनी में एचपीसीएल का एक प्लांट है, जहाँ पर जो यहाँ के ऑफिसर्स थे उनके द्वारा मीटिंग की जा रही थी ऑफिस में। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पहले वेंडर का काम करता था, बाहर कर दिया गया था। उसके द्वारा आकर फायर किया गया, जिस पे 2 लोगों को गोली लगी। तत्काल जो है इनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अवैध खनन के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। हरिद्वार जिले के इकबालपुर पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ निलंबित कर दिया गया है। अवैध खनन से जुड़े एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है।
चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंपी गई है और सरकार ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधि पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। थाना जबरेड़ा यहाँ पे एक ये आरोप लगा था, एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो काशीपुर में रमज़ान के आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुमे की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। मोहल्ला बांसफोड़ान स्थित जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में रोज़ेदार नमाज के लिए पहुंचे। शहर इमाम कारी मुनाजिर हुसैन ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। उत्तराखंड के रामनगर में रमज़ान के पाक महीने के आखिरी जुमे में जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। बड़ी संख्या में नमाजियों ने मस्जिद पहुंचकर इबादत की और मुल्क में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ की। नमाज से पहले इमाम गुलाम मुस्तफ़ा नईमी ने रमज़ान के महत्व पर तकरीर की। सुरक्षा को देखते हुए मस्जिद और आसपास पुलिस की तैनाती की गई थी। उम्मीद है कि बेअल्लाह हमारा कोई नौजवान ऐसी कोई उड़दंग में मुलविस नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये गुजारिश करते हैं कि कहीं अगर आप खुशी में मगलूब हैं तो अपनी खुशी को इस कदर कंट्रोल में रखें कि आपकी खुशी से किसी को तकलीफ ना हो, ताकि दूसरा भी अच्छी तरह से रह सके और आप भी अपनी खुशी मना सकें। अयोध्या में जुमातुल विदा यानी अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। इमामबाड़ा जवाहर अली खां में शिया समुदाय ने नमाज अदा की, जहां देश में अमन चैन और जंग खत्म होने की दुआ की गई। वहीं टाट शाह मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कड़े इंतजाम किए थे और पुलिस बल तैनात रहा। पवित्र रमजान माह का संभवतः अंतिम शुक्रवार है। प्रोबेबिलिटी अगले शुक्रवार के लिए ईद के घोषणा के पूर्व, पर इसको माना जा रहा है कि अंतिम अलविदा की नमाज आज ही है, जिसके दृष्टिगत सभी महत्वपूर्ण मस्जिदों में, बल्कि सभी मस्जिदों में यहाँ मुस्लिम श्रद्धालु आकर के अपनी नमाज अता कर रहे हैं, जिसके दृष्टिगत पर्याप्त और विस्तृत पुलिस प्रबंध किए गए। आज जो सबसे अहम दुआ मांगी गई वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और जालिमों के खिलाफ जुल्म के खात्मे के लिए और जमहूरियत इस्लामी ईरान जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ उसकी कामयाबी के लिए। मुरादाबाद और अगवानपुर इलाके में रमज़ान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे की नमाज पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई है। मस्जिदों में मुल्क की तरक्की और अमन चैन के लिए खास दुआएं मांगी गई हैं। अगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष गुलरेज खान ने नमाज के शांतिपूर्ण आयोजन पर प्रशासन, पुलिस और सफाई कर्मचारियों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने लोगों को अलविदा जुमा और आने वाली ईद उल फित्र की भी मुबारकबाद दी है। मैं गुलरेज खान, चेयरमैन नगर पंचायत अगवानपुर, मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खास करके नगर पंचायत वासियों को अलविदा जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और एडवांस में ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी देशवासियों को, नगर पंचायत वासियों को और पुलिस प्रशासन को, शासन को, प्रशासन को, सभी को ईद की और अलविदा जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अलीगढ़ की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में रमज़ान के आखिरी जुमा यानी जुमा अलविदा की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई। हज़ारों रोज़ेदारों और नमाजी नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और दुनिया में अमन चैन के लिए ख़ास दुआएं की गईं। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। पूरे अलीगढ़ जनपद में पूरा डिप्लॉयमेंट रखा गया था और पुलिस कमेटी की मीटिंग सबसे कर ली गई थी। बहुत ही सकुशल संपन्न हुई और अगले सप्ताह 21 तारीख को मुश्किल की ईद है, तो ईद की जनपद वासियों को देखिए, आज अलीगढ़ शहर में अलविदा जुमा अदा किया गया है और ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होता है और इस अशरे में जो है अलविदा का जुमा होता है और इसमें सब लोग जो है पूरे शहर से आते हैं और इसमें दुआएं करते हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में रमज़ान के आखिरी दिनों में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान ने अपने आवास पर कार्यक्रम आयोजित कर ज़रूरतमंद लोगों को ईद का तोहफा बांटा है। पीडीए के बैनर तले हुए इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों के लोग शामिल हुए। रेहान खान ने कहा कि त्योहारों का असली मकसद खुशियाँ बांटना और समाज में भाईचारा मजबूत करना है। इस समय रमजान शरीफ का पाक महीना चल रहा है और लगभग 25-26 वर्षों से हम लोग लगातार अलीगढ़ के लिए एक हिंदू मुस्लिम की मिसाल एक पेश की जाती है, जो यहाँ पर भारी मात्रा में आप देख रहे हैं। हमारी हिंदू माता बहनें आती है और मुस्लिम भी आती है। उनको हम लोग जो हिंदू हमारी बहन माता है उनको साड़ी, सिमाई, शक्कर और पैसे से उनकी भरपूर मदद की जाती है। और जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जुमे की नमाज के बाद शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान लोगों ने नगीना एसडीएम विजय शंकर और सीओ अंजनी कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये मामला कोतवाली देहात इलाके से जुड़ा बताया जा रहा है। अमरोहा में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले की प्रमुख मस्जिदों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे जनपद में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। पुलिस प्रशासन खास तौर पर इस बात पर नजर रख रहा है कि किसी तरह का प्रदर्शन या माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो। एसपी अमित कुमार आनंद खुद संवेदनशील इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। आजमगढ़ के मुबारकपुर में अलीनगर स्थित लारी क्लिनिक पर इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 से 400 रोजेदारों ने शिरकत की है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज के कई लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इफ्तार किया और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। इस मौके पर मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के लिए खास दुआ भी की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर शाहीन लारी और उनका परिवार भी मौजूद रहा। उसी में आप तय रखा है कि ये हमारी नई मंजिल लारी मंजिल मैंने बनवाया है और हमारे बेटे यहाँ बैठते हैं। अपने शौहर के नाम लारी क्लिनिक के नाम से आज मैंने यहाँ शुरू किया है और उन्हीं की वजह से आज मैंने यहाँ पे अवतार रखा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारी आवाम, सारी लोग आए, जिनको मैंने बुलाया तो उससे भी ज़्यादा लोग आए। मुझे बड़ी खुशी हुई और दिल को बड़ा सुकून मिला ताकि मेरे शौहर को अच्छा लगे। शाहजहांपुर में अलविदा जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। शहर की प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी ने पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। चौक कोतवाली इलाके में स्थित जामा मस्जिद में नमाज के बाद मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खास दुआएं की गईं। कासगंज के नगला थाना इलाके में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव की परचून दुकानों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। इससे विरोध में महिलाओं ने बरेली मथुरा हाईवे ही जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया। आज 2 दिन देख लो, 5 दिन देख लो और न बंद करी तो फिर लगा दियो का बंद ना करी तो मतलब क्या चीज यहाँ जो बिकती है होगा बंद रहेगा शराब। उत्तर प्रदेश के बांदा में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। शहर में कई गैस एजेंसियों के होने के बावजूद लोग सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के नंबर भी बंद बताए जा रहे हैं, जिससे लोगों को एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने गैस की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। ईरान का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से गैस की किल्लत ज़्यादा दिखाई देती। उसके पहले नहीं था, इधर तुरंत गैस मिलती थी। मारामारी है, घर में सिलेंडर नहीं है, 1 हफ्ता हो गया है। यहाँ इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ रजिस्टर किया जाता है ऑनलाइन, वो भी नंबर नहीं लग रहा है, वो फेंक देता है। बार बार यहाँ आए हैं, भारी भीड़ लगी हुई है। ये कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं लोग।